प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे यूपीएससी की पाठशाला चैनल में स्वागत है। हम लोग आज पढ़ेंगे भारत की मध्यवर्ती उच्च भूमियाँ। तो मध्यवर्ती उच्च भूमियों के अंतर्गत जो भारत की जो महत्वपूर्ण स्थलाकृतियाँ हैं, उनका हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने अब तक भारत के भौतिक विभाजन के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा है। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था हिमालय पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत जो विभिन्न श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, उनका हम लोगों ने अध्ययन किया था। फिर इसके बाद हिमालय पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण दर्रे थे, उनको हम लोगों ने देखा था। फिर इसके बाद हम लोगों ने विभाजन के अंतर्गत जो दूसरा टॉपिक है, जिसमें विशाल मैदान का अध्ययन किया हम लोगों ने। तो विशाल मैदान को हम लोगों ने दो आधारों पर वर्गीकृत किया था। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था संरचनात्मक विशेषताओं के आधार पर, तो जिसमें हम लोगों ने देखा कि संरचनात्मक विशेषताओं के आधार पर विशाल मैदान को मुख्यतः 5 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। तो जैसे शिवालिक हिमालय के दक्षिण में जो श्रेणी या संरचना अवस्थित है, उसे कहा जाता है भाबर का मैदान। तो भाबर के मैदान को देखा। फिर इसके बाद हम लोगों ने दलदली क्षेत्र का जो विस्तार पाया जाता है भाबर प्रदेश के दक्षिण में, जिसे कहा जाता है तराई का मैदान, उसको देखा। फिर इसके बाद हम लोगों ने बांगर का मैदान, खादर का मैदान और डेल्टा के मैदानों का अध्ययन किया। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत की मध्यवर्ती उच्च भूमियों के बारे में। मध्यवर्ती जो उच्च भूमियां हैं, ये नर्मदा नदी के उत्तर में और भारतीय जो विशाल मैदान है उसके दक्षिण में इन मध्यवर्ती उच्च भूमियों की अवस्थिति पाई जाती है। तो इसमें हम लोग मुख्यतः देखेंगे अरावली श्रेणी के बारे में। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे मालवा के पठार के बारे में। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे मालवा के पठार के उत्तर पूर्व में अवस्थित जो पठार है, या इसी का ही पूर्वी विस्तार है, जिसे कहा जाता है बुंदेलखंड या बघेलखंड का पठार, इसको देखेंगे। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो मध्यवर्ती उच्च भूमियां हैं, जो इसकी दक्षिणी सीमा है विंध्य श्रेणी द्वारा निर्धारित होती है, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग छोटा नागपुर पठार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसमें साथ साथ हम लोग ड्राफ्ट बनाते चलते हैं कि क्या क्या इसमें पढ़ते हैं। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिए, ताकि आप सभी को नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप लोग वीडियो देखते रहें। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले देखेंगे अरावली श्रेणी के बारे में। अरावली श्रेणी, तो इसमें हम लोग मुख्यतः पढ़ेंगे कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है तथा यहाँ के जो प्रमुख पर्वत हैं उसको देखेंगे। फिर इसके बाद हम लोग अरावली श्रेणी को देखने के बाद हम लोग देखेंगे मालवा का पठार। मालवा का जो पठार है, ये लावा के जमाव से इस मैदान का या इस पठार का निर्माण हुआ है। मालवा का पठार, तो मालवा का पठार जो है, ये अत्यधिक विखंडित और विच्छेदित होने के कारण, अपरदन क्रियाओं के कारण ये जो मैदान है, ये अब संप्राय मैदान के रूप में अवशिष्ट है। मालवा का पठार देखने के बाद हम लोग देखेंगे बुंदेलखंड एवं बघेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार, तो बुंदेलखंड का जो पठार है, ये बहुत ही प्राचीन भूखंड है, तो इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ इसी में हम लोग देखेंगे बघेलखंड के बारे में। बघेलखंड, बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत ही इसे देखेंगे, बघेलखंड को। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे विंध्यन श्रेणी। तो विंध्यन श्रेणी, इसके बाद हम लोगों का टॉपिक होगा विंध्य श्रेणी या विंध्यन श्रेणी। विंध्य श्रेणी को देखने के बाद हम लोग देखेंगे छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का जो पठार है, इसको दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। जो उत्तर में भाग अवस्थित है, उसे कहा जाता है हजारीबाग का पठार।
हजारीबाग का पठार, और दक्षिण में अवस्थित पठार है इसे कहा जाता है कोडरमा का पठार, कोडरमा का पठार। तो ये हम लोगों को सारी श्रृंखलाओं को या सारी संरचनाओं को पढ़ना है। तो सबसे पहले देखते हैं मैप के माध्यम से अरावली श्रेणी की अवस्थिति। तो अरावली जो श्रेणी है ये गुजरात राज्य के पालनपुर से स्टार्ट होकर उत्तर पूर्व दिशा में दिल्ली कटक तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो इसका सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है लगभग 1722 मीटर। ये आबू की पहाड़ियों में अवस्थित है। तो अरावली जो श्रेणी है ये अत्यधिक विखंडित और विच्छेदित एवं अपर्दन होने के कारण यह एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में ही बचा है। तो इसमें सबसे पहले हेडिंग डालिए, इसको समझ लिए हैं अरावली श्रेणी को। अब हम देखते हैं, सबसे पहले इसमें हेडिंग डालिए अरावली श्रेणी। तो इसको साथ साथ नोट्स भी बनाते चलते हैं। तो हेडिंग डालिए मेरे साथ, अरावली अरावली श्रेणी। तो अरावली जो श्रेणी है इसमें हम लोगों ने देखा कि ये गुजरात के पालनपुर से स्टार्ट होकर राजस्थान होते हुए दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। तो इसमें लिखिएगा यह श्रेणी गुजरात के पालनपुर से राजस्थान होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर। तो दिल्ली, गुजरात से लेकर दिल्ली तक इसकी लंबाई पाई जाती है 800 किलोमीटर। तो 800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। अब देखते हैं इसका सर्वोच्च शिखर। सर्वोच्च शिखर इसका सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर। गुरु शिखर जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। ये अवस्थित है माउंट आबू की पहाड़ियों पर। माउंट आबू माउंट आबू की पहाड़ियों पर अवस्थित है। तो ये जो श्रेणी है अत्यधिक विखंडित एवं विच्छेदित होने के कारण अरावली जो श्रेणी है ये क्या है, एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में बचा है। तो इसमें लिखिएगा अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत के रूप में ही अरावली श्रेणी वर्तमान में अवस्थित है। अब इसको देखते हैं कि अरावली श्रेणी को किन क्षेत्रों में किन किन नामों से जाना जाता है। तो जैसे उदयपुर के निकट इसे कहा जाता है जरगा की पहाड़ियाँ। तो इसमें लिखिए श्रेणी के विभिन्न नाम।
विभिन्न नाम। तो विभिन्न नाम में हम लोग देखेंगे कि इसको उदयपुर के निकट इसे उदयपुर के निकट इन पहाड़ियों को कहा जाता है जरगा की पहाड़ियाँ। तो उदयपुर में इन्हें कहा जाता है जरगा पहाड़ियाँ, जरगा पहाड़ियाँ। इसी प्रकार से तोड़गढ़ के निकट इन्हें कहा जाता है मारवाड़ की पहाड़ियाँ, तोड़गढ़, तोड़गढ़। तो तोड़गढ़ में इन्हें कहा जाता है मारवाड़ की पहाड़ियाँ। इसी प्रकार से अलवर के निकट इन्हें कहा जाता है हर्षनाथ की पहाड़ियाँ, अलवर के निकट इन्हें कहा जाता है हर्षनाथ की पहाड़ियाँ। तथा इन्हें दिल्ली में कहा जाता है दिल्ली रिज के नाम से इन्हें जाना जाता है, दिल्ली, दिल्ली रिज या दिल्ली कटक। तो इसके ये विभिन्न नाम है अरावली श्रेणी के, दिल्ली रिज। अब हम देखते हैं कि अरावली जो श्रेणी है एक जल विभाजक के रूप में भी कार्य करती है। इसके पश्चिम से जो नदियां प्रवाहित होती हैं वो जाकर मिलती हैं अरब सागर में, अपना मुहाना बनाती हैं। इसी प्रकार से जो नदियां इसके पूर्व से निकलती हैं या पूर्व से प्रवाहित होती हैं वो बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती हैं। तो आप लोग एक मेरे साथ डायग्राम बनाइए। कुछ इस तरह से ये है अरावली श्रेणी, अरावली श्रेणी। तो अरावली श्रेणी ये है ईस्ट, ये है वेस्ट। तो इसके जो पश्चिम से नदियां निकलती हैं तो ऐसे प्रवाहित होते हुए अरब सागर में अपना मुहाना बनाती हैं। तो जैसे यहाँ की प्रमुख नदियां हैं जैसे माही नदी, लूनी नदी, और इसके पश्चिम में जो मुख्य नदी तंत्र है जैसे सिंधु नदी तंत्र, वो अरब सागर में जाकर अपना मुहाना बनाता है। ठीक इसी प्रकार से जो नदियां इसके पूर्व से प्रवाहित होती हैं वो बंगाल की खाड़ी में जाकर अपना मुहाना बनाती हैं, बंगाल की खाड़ी। तो ये हो गया जो अरावली श्रेणी है एक जल विभाजक के रूप में भी कार्य करती है। तो ये हो गया मध्यवर्ती उच्च भूमियों के अंतर्गत हम लोगों ने सबसे पहले उसकी ड्राफ्टिंग की, फिर इसके बाद हम लोगों ने अरावली श्रेणी को देखा। तो अरावली जो श्रेणी है इसका विस्तार हम लोगों ने देखा। तो विस्तार इसका पाया जाता है गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान होते हुए दिल्ली तक इसका विस्तार पाया जाता है। इसकी लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर तथा इसका जो प्रमुख शिखर है वो है गुरु शिखर, तो जिसकी अवस्थिति माउंट आबू की पहाड़ियों पर अवस्थित है। तो ये हो गया टॉपिक कंप्लीट अरावली से। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मालवा के पठार भारत का मानचित्र बनाया है। तो जिसमें जो ग्रीन कलर से सर्कल दिख रहा है ये है मालवा का पठार, ये है मालवा का पठार। मालवा का जो पठार है ये है अरावली श्रेणी, अरावली श्रेणी, और ये दक्षिण में है विंध्य श्रेणी। तो मालवा का पठार जो है अरावली श्रेणी एवं विंध्यन श्रेणी के मध्य में इसका विस्तार पाया जाता है। मालवा का पठार लावा निर्मित एक क्षमप्राय मैदान है। तो इसमें लिखिएगा
सबसे पहले इसका विस्तार देखते हैं। विस्तार कि मालवा का पठार कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है, इसकी जो सीमाएं हैं किस किस भौगोलिक प्रदेश से लगती हैं। विस्तार यह पठार अरावली श्रेणी और विंध्य श्रेणी के मध्य में विंध्य श्रेणी के मध्य में स्थित लावा से निर्मित काली मृदा का संप्राय मैदान है। संप्राय मैदान से तात्पर्य ये है कि जब कोई पठारी संरचना जो होती है, जब उस पर अपरदन और अपक्षयन जैसे कारक सक्रिय होते हैं तो लंबे समय के बाद इन क्षेत्रों का काफ़ी अपरदन कर दिया जाता है, तो जिससे जो पठारी संरचना होती है वो मैदानी सदृश संरचना में परिवर्तित हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से मालवा का जो पठार है, तो यहाँ पर जो प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं उनके द्वारा इस पठार का अत्यधिक विखंडन और विच्छेदन किया गया है, तो जिसके कारण मालवा का पठार जो है ये काली मृदा का एक संप्राय मैदान के रूप में बचा हुआ है। काली मृदा का संप्राय मैदान है। तो संप्राय मैदान को ही कहा जाता है पेनी प्लेन। पेनी प्लेन ये तो हो गया इसका विस्तार। अब इसकी हम लोग इसी में देखते हैं कि इसकी सीमा किससे किससे लगती है। सीमा इसकी उत्तर पश्चिम में सीमा लगती है अरावली श्रेणी से। उत्तर पश्चिम सीमा लगती है इसकी अरावली से। इसी प्रकार से दक्षिणी सीमा जो इसकी है दक्षिणी सीमा निर्धारित होती है विंध्य श्रेणी से। विंध्य श्रेणी इसे ही कहा जाता है विंध्यन श्रेणी। इसी प्रकार से इसकी जो पूर्वी सीमा बुंदेलखंड के पठार द्वारा निर्धारित होती है। बुंदेलखंड पठार द्वारा निर्धारित होती है। अब देखते हैं कि ये जो पठारी क्षेत्र है मालवा का पठार, तो इसमें एक महत्वपूर्ण नदी प्रवाहित होती है जिसका नाम है चंबल। तो चंबल नदी और उसकी सहायक नदियों ने इस क्षेत्र में काफ़ी अपरदन किया है, तो जिसके कारण से यह जो क्षेत्र है उत्खात भूमि के रूप में परिवर्तित हो गया है। तो यहाँ से ऐसे प्रवाहित होती है चंबल नदी और उसकी सहायक नदियों ने इस क्षेत्र का काफ़ी अपरदन किया है। तो इसमें लिखिएगा
इस पठार के उत्तरी भाग में चंबल एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा बीहड़ खड्डों का निर्माण किया गया है। बीहड़ बीहड़ खड्डों को ही कहा जाता है उत्खात भूमि। बीहड़ खड्डों का निर्माण किया गया है। तो जब बीहड़ खड्डों का निर्माण होता है तो ऐसी भूमि जो होती है अनुर्वर और अनुपजाऊ हो जाती है, जिससे होता क्या है कि इस क्षेत्र की जो मृदा होती है, मृदा वो हो जाती है अनुपजाऊ। तो ये हो गया मालवा के पठार के बारे में। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि जो मालवा का पठार है ये अरावली श्रेणी और विंध्य श्रेणी तथा बुंदेलखंड का जो पठार है उसके मध्य में इसका विस्तार पाया जाता है। तो यहाँ चंबल तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा बीहड़ खड्डों का निर्माण किया गया है, जिससे इस क्षेत्र की जो मृदा है अनुपजाऊ हो जाती है। इसी प्रकार से अपर्दन एवं जैसे इस क्षेत्र में अपर्दन जैसे कारक के सक्रिय रहने से लंबे समय तक तो ये जो पठार है तो ये एक प्रकार से क्षमप्राय मैदान के रूप में भी परिवर्तित हो गया है, जिसे ही पेनी प्लेन कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं बुंदेलखंड एवं बघेलखंड के पठार के बारे में। तो जो इसको फिर से हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। तो ये ऐसे था मालवा का पठार। मालवा के पठार का ही उत्तर पूर्वी विस्तार ही बुंदेलखंड का पठार एवं बघेलखंड के पठार के नाम से जाना जाता है। बुंदेलखंड और बघेलखंड। तो इसमें लिखिएगा मालवा पठार का उत्तर पूर्वी भाग मालवा पठार का उत्तर पूर्वी भाग बुंदेलखंड व बघेलखंड बघेलखंड के पठार के नाम से जाना जाता है। जो बुंदेलखंड और बघेलखंड का पठार है ये मालवा के पठार का उत्तर पूर्वी विस्तार है। तो बुंदेलखंड में चंबल व यमुना नदियों ने तो इस क्षेत्र का भी काफ़ी अपर्दन हुआ है, तो जिसके कारण से यहाँ पर बीहड़ खड्डों का निर्माण हुआ है। तो बुंदेलखंड में चंबल व यमुना नदियों ने बीहड़ खड्डों का निर्माण किया है। बीहड़ खड्डों का निर्माण किया है, जिसके कारण इस क्षेत्र की
इस क्षेत्र की भूमि असमतल और अनुपजाऊ हो गई है। असमतल और अनुपजाऊ हो गई है। ये हो गया बुंदेलखंड के पठार के बारे में। अब हम लोग देखते हैं विंध्य श्रेणी के बारे में। तो विंध्य श्रेणी जो है ये मालवा के पठार और अरावली श्रेणी के दक्षिण में विस्तारित श्रृंखला है। सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाएंगे। पहले हेडिंग डालिए विंध्यन श्रेणी या विंध्य श्रेणी। विंध्य श्रेणी। अब इसमें हम लोग भारत का मानचित्र बनाएंगे, फिर उसमें हम लोग विंध्य श्रेणी को दर्शाएंगे। तो आप लोग भी मेरे साथ भारत का मानचित्र बनाने की कोशिश कीजिए। तो ये बन गया भारत का मानचित्र। इसमें अब हम दर्शाएंगे विंध्य श्रेणी। तो विंध्य श्रेणी जो है मालवा का जो पठार है उसके दक्षिणी सिरे से इसका विस्तार शुरू होता है। तो यहाँ से लेकर अरावली श्रेणी के दक्षिणी सिरे से लेकर ये है ऐसे अरावली श्रेणी। तो अरावली के दक्षिणी सिरे से लेकर छोटा नागपुर पठार की पश्चिमी सीमा तक इसका विस्तार पाया जाता है। तो ये है छोटा नागपुर का पठार और ये है अरावली श्रेणी। तो अरावली श्रेणी के दक्षिणी सिरे से लेकर छोटा नागपुर पठार की पश्चिमी सीमा तक विंध्य श्रेणी का विस्तार पाया जाता है। तो इसमें लिखिएगा मालवा के पठार के दक्षिणी सिरे से विंध्य श्रेणी का विस्तार विंध्य श्रेणी का विस्तार पूर्व की ओर पाया जाता है। विंध्य श्रेणी जो है ये एक जल विभाजक के रूप में भी कार्य करती है। तो इसके उत्तर से जो नदियां निकलती हैं तो ये गंगा नदी की सहायक नदियां बनती हैं जाकर, तथा इसके दक्षिण में पाई जाती है एक प्रकार से रिफ्ट घाटी या भ्रंश घाटी। तो भ्रंश घाटी की अवस्थिति होने के कारण यहाँ से अमरकंटक की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है जिसका नाम है नर्मदा। तो नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम दिशा में प्रवाहित होते हुए अरब सागर में जाकर अपना मुहाना बनाती है। तो ये विंध्य श्रेणी जो है एक प्रकार से जल विभाजक के रूप में भी कार्य करती है। तो इसमें लिखिएगा विंध्य श्रेणी एक जल विभाजक भी है। एक जल विभाजक भी है। तो इसमें लिखिए ये जो श्रेणी है जब इसमें पूर्व की तरफ बढ़ते हैं तो इसमें कई श्रेणियां पाई जाती हैं। तो जैसे इसमें इसी का हिस्सा है कैमूर श्रेणी और भांडेर श्रेणी। पूर्व की ओर विंध्य श्रेणी
कैमूर तथा भांडेर श्रेणी के रूप में विस्तारित है। कैमूर तथा भांडेर या भांडेर भांडेर श्रेणी के रूप में विस्तारित है। तो ये जो विंध्य श्रेणी है इसी के पूर्वी क्षेत्र में बघेलखंड का पठार भी पाया जाता है तथा दक्षिण पूर्वी दिशा में छोटा नागपुर का पठार भी पाया जाता है। तो इसमें लिखिएगा इसी के पूर्व में, इसी के मतलब विंध्य श्रेणी के पूर्व में, इसी के पूर्व में बघेलखंड का पठार पाया जाता है। बघेलखंड का पठार पाया जाता है। इसके दक्षिण से या इसके दक्षिण में नर्मदा नदी की घाटी पाई जाती है। तो नर्मदा की जो घाटी है भ्रंश घाटी है, इसके दक्षिण में नर्मदा की घाटी पाई जाती है। ये हो गया विंध्य श्रेणी के बारे में। अब हम लोग देखेंगे इसको स्टार्ट करते हैं। तो इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं छोटा नागपुर के पठार के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कि ये जो पठार है ये किन किन राज्यों में विस्तारित है। तो इसका देखेंगे विस्तार। तो जो छोटा नागपुर का पठार है ये पश्चिम बंगाल राज्य के पुरुलिया जिले से लेकर झारखंड के पलामू, धनबाद, हजारीबाग, संथाल परगना व रांची जिलों तक इसका विस्तार पाया जाता है। तो इसमें लिखिएगा पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले तथा झारखंड राज्य के पलामू, धनबाद, हजारीबाग, संथाल परगना व रांची जिलों तक इसका विस्तार पाया जाता है। ये तो हो गया छोटा नागपुर के पठार के विस्तार के बारे में। अब हम देखते हैं इसकी सीमा। तो इसकी सीमा रेखा जो है उत्तर में निर्धारित होती है राजमहल की पहाड़ियों द्वारा। राजमहल की पहाड़ियों द्वारा इसकी उत्तरी सीमा का निर्धारण होता है तथा इसके पश्चिम में अवस्थित है
विंध्य श्रेणी का विस्तार पाया जाता है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं कि जो छोटा नागपुर का पठार है एक प्रकार से अरीय अपवाह तंत्र का भी उदाहरण है, क्योंकि यह एक उच्च भूमि क्षेत्र है तो जहाँ से विविध दिशाओं में कई नदियाँ उद्गमित होती हैं। तो इसमें लिखिएगा इस पठार की प्रमुख नदियाँ। तो हेडिंग डालिए, इस पठार की महत्वपूर्ण नदियाँ। तो मेरे साथ आप लोग एक डायग्राम बनाइए। एक सर्किल नुमा छोटा नागपुर पठार का चित्र बनाएंगे। इस प्रकार से ये है छोटा नागपुर का पठार। तो छोटा नागपुर का पठार जो है ये एक प्रकार से अरीय अपवाह तंत्र का उदाहरण है। अरीय अपवाह। तो अरीय अपवाह क्या होते हैं? अरीय अपवाह होते हैं कि एक ऐसी उच्च भूमि होती है जिससे विविध दिशाओं में नदियां उद्गमित होने के बाद प्रवाहित होती हैं। तो यहाँ से कई नदियां छोटा नागपुर पठार से उद्गमित होती हैं। तो जिसमें एक नदी है सोन नदी। सोन नदी उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए गंगा नदी में जाकर मिलती है। तो ये है नदी सोन नदी। सोन नदी। इसी प्रकार से यहाँ से एक नदी निकलती है दामोदर नदी। तो दामोदर नदी जो है ये पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए हुगली नदी में जाकर कलकत्ता से पहले मुहाना बनाती है। इसी प्रकार से छोटा नागपुर पठार से ही एक अन्य महत्वपूर्ण नदी महानदी निकलती है। महानदी इसे उड़ीसा की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये नदी भी छोटा नागपुर पठार से उद्गमित होती है। इसी प्रकार से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली कुछ नदियां इस दिशा में इस पठार से निकलती हैं। तो जैसे ये नदी है नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से उद्गमित होने के बाद ये प्रवाहित होती है पूर्व से पश्चिम दिशा में अरब सागर में जाकर अपना मुहाना बनाती है। तो ये हो गया इस पठार की महत्वपूर्ण नदियाँ। तो नदियों को हम लोग जब नदियों वाला टॉपिक देखेंगे भारत का अपवाह तंत्र, उसमें सभी नदियों को विस्तार से पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग छोटा नागपुर पठार को देख रहे हैं। अब देखते हैं कि जो छोटा नागपुर का पठार है ये ऐसे छोटा नागपुर का जो पठार है ये दो भागों में विभाजित है। तो यहाँ से प्रवाहित होती है ऐसे दामोदर नदी। तो दामोदर नदी जो है इस पठार को दो भागों में विभाजित करती है। तो दामोदर नदी के जो दक्षिण में पठार पाया जाता है उसे कहा जाता है रांची का पठार, तथा जो उत्तर में भाग अवस्थित है उसे कहा जाता है हजारीबाग का पठार। हजारीबाग का पठार। तो इसी प्रकार से यहाँ अन्य और पठार मिलते हैं जैसे कोडरमा का पठार। तो ये जो क्षेत्र है छोटा नागपुर का पठार ये खनिज संसाधनों की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। खनिज संसाधन से संपन्न क्षेत्र है। तो यहाँ भारत के जो महत्वपूर्ण खनिज हैं यहीं से निकाले जाते हैं।
तो इसमें क्या है, यहाँ से प्राप्त होता है कोयला और इसी के निकटवर्ती क्षेत्रों से कोयला प्राप्त होता है। और यहाँ पर क्या है, छोटा नागपुर पठार वाले क्षेत्र में लौह अयस्क की उपस्थिति पाई जाती है। लौह अयस्क की उपस्थिति पाई जाती है। तो कोयला और लौह अयस्क की उपस्थिति होने के कारण यहाँ पर स्टील उद्योग का विकास हुआ है। साथ ही साथ स्टील उद्योग के लिए कोयला और लौह अयस्क कच्चे माल के रूप में कार्य करते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर दामोदर जो नदी है, इसमें जल की आपूर्ति इससे की जाती है। तो ये हो गया छोटा नागपुर के पठार के बारे में। अब हम लोग देखते हैं मेघालय के पठार के बारे में। तो हेडिंग डालिए मेघालय का पठार। तो मेघालय का जो पठार है, यह प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र का ही पूर्वी विस्तारित क्षेत्र है। हेडिंग डालिए मेघालय का पठार। तो मेघालय का जो पठार है, मेघालय वाले क्षेत्र में इसका विस्तार पाया जाता है। तो ये पठार जो है, ये प्रायद्वीपीय पठार का ही पूर्वी विस्तार है। प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वी भाग है। ये अलग होता है मालदा गैप द्वारा शेष प्रायद्वीपीय क्षेत्र जो है उससे अलग होता है। ये प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वी भाग है। तो अब हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे मेघालय के पठार का। तो ये कुछ इस प्रकार से मेघालय का पठार पाया जाता है। मेघालय का जो पठार है, इसके पश्चिमी सिरे पर पाई जाती हैं गारो की पहाड़ियाँ तथा पूर्वी सिरे पर खासी, जैंतिया, मिकिर और रेगमा जैसी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो इसमें लिखिएगा इसकी पश्चिमी सीमा या पश्चिमी सिरे पर गारो की पहाड़ियाँ तथा पूर्वी सिरे पर खासी, जयंतिया, मिकिर और रेगमा जैसी पहाड़ियाँ अवस्थित हैं। ETC। तो ये जो श्रेणियाँ हैं या पहाड़ियाँ हैं, ये मेघालय के पठार के पूर्वी क्षेत्र में इनकी अवस्थिति पाई जाती है। तो ये हो गया मध्यवर्ती उच्च भूमियों वाला टॉपिक कंप्लीट। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में दक्कन के पठार के बारे में। तो दक्कन के पठार के अंतर्गत जो विभिन्न उच्चावची विशेषताएं पाई जाती हैं, उनका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा बेल आइकन को जरूर ही प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।